जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का वक्त है कि आखिर 2019 में 121 सीटों पर लीड लेने वाली ये पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों में 75-76 के आसपास सिमटती हुई क्यों दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल इस वक्त ममता बनर्जी के खेमे में। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता लगातार इस वक्त जश्न मना रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के मद्देनजर जश्न की ऐसी कोई तस्वीर नहीं आए जो ये बताए जिससे कोरोना बढ़ रहा हो। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी सामने आई और उनकी ओर से स्पष्ट दो टूक यही कहा गया है कि कोरोना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और उसी से लड़ना है। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की युवा नेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, उसके बाद ममता बनर्जी सोमनाथ दा जैसे बड़े लेफ्ट के नेता को 1984 में हरा देती हैं। हालांकि उसके बाद हुए 1989 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है। यहां तक कि नंदीग्राम को लेकर आज सुबह से ही कयास लग रहे थे कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगे, क्या शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर ममता बनर्जी तकरीबन 1200 वोटों से जीत हासिल करती हुई नंदीग्राम में, ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने राजनीतिक जीवन को एक नया आकार दिया था। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर सबक क्या है इस चुनाव का, और टीएमसी अगर इतने बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है तो इसके मतलब और मायने किस रूप में निकाले जाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2022 में एक तरफ उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके बाद एक कतार सी लग जाएगी और 24 पर भी अब सभी की नजरें ममता बनर्जी को लेकर खासतौर से बनी रहेंगी। इसी पर बातचीत करने के लिए आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ आज सुबह से ही लगातार ये दोनों मेहमान जो हर एक एनालिसिस आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में सीपीआई के लीडर प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय भी जुड़ेंगे। लेकिन संबित, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये तो खेल हो गया बीजेपी के साथ। 216 सीटों का मतलब समझते हैं तृणमूल कांग्रेस को आप, भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर आकर ठहर सी गई है। क्या सबक है बीजेपी के लिए इसके? देखिए चित्रा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मगर पहले मैं एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ रखना चाहूंगा। अभी तमाम बंगाल के चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि बंगाल के जो दफ्तर हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको आग से जलाया जा रहा है। धू धू करके आग लगी हुई है हमारे दफ्तरों में। आरामबाग का दफ्तर, बेलाघाट में, कोलकाता में जो हमारा दफ्तर है, उन सब में आग लगा दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है, मगर इस प्रकार से आगजनी करना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, इस प्रकार से हिंसा का प्रश्रय लेना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तुरंत ममता जी से कहूंगा कि आप, अच्छी बात है आपकी जीत हुई है, मगर जीत में बड़े हृदय को दिखाना आवश्यक है। हमारे कार्यालयों को जलाना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुरंत इसमें सक्रिय हो प्रशासन, इसमें एक्शन ले और तुरंत आगजनी रोकी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने प्रश्न पूछा था कि इसमें क्या सीख है, देखिए देखने का नजरिया होता है चित्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो नतीजे दिख रहे हैं 216 और 75, ये देखने का नजरिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़ी जीत की और अग्रसर हुई है। उनको बधाई भी मैं देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी जीत उनकी हुई है। नंदीग्राम से भी खुद वो कम वोट से ही सही मगर जीत गई है। मगर देखने के नजरिए में अगर आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कहाँ थी, इससे पहले 2011 तक हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2016 में हमारे पास मात्र 10% वोट शेयर और 3 सीटें, वहां से 75 सीटों तक का सफर, 80 सीटों तक का सफर एक लंबा सफर होता है। और वहां उस प्रदेश में जहां हमारे पास कोई कैडर नहीं है, अभी हम अपने कैडर को तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो अभी भारतीय जनता पार्टी 2019 के आईने में खुद को नहीं देखना चाहती है, बल्कि 2016 के झरोखे में झांककर ये कह रही है कि देखिए 3 सीटों से हम सीधे 75 सीट पर आ गए, यानी कि सीधे सीधे 72 का फायदा हो गया है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि हमने तो कहा था 200 सीट हम पार जाएंगे, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है और ज्यादा हम अच्छा कर सकते थे। मगर 2019 को विधानसभा के साथ कंपेयर करना ये उचित नहीं होगा। 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था, 16 विधानसभा का चुनाव था। तो 2016 विधानसभा के चुनाव का जो कंपैरिजन है वो वर्तमान की विधानसभा के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सीएसडीएस के निदेशक। लेकिन उसके पहले विजय मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, संबित पात्रा की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बंगाल में जलाए जा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति इस जीत के साथ ही आप लोग पैदा करना चाहते हैं? उनका आरोप सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। चित्रा दी नमस्कार।
आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के तमाम जितने भी मतदाता हैं, मैं सारे मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और तृणमूल कांग्रेस को पुनः तीसरी बार जीत दिलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक संबित पात्रा जी का आरोप है, हिंसा की राजनीति वो करते हैं, उन लोगों का यह इतिहास रहा है, वो हमेशा जो है बंगाल को कब्जा करने के लिए, बंगाल को दखल करने के लिए उन लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। ईसी से लेकर के तमाम देश आजाद होने के बाद पहली बार बंगाल के किसी जिले में, एक जिले में 3 दफा में चुनाव होता है, 3 फेज में, और तमाम जितने भी इनके सरकारी तंत्र हैं, इनके सभी मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के तमाम जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जिसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया बंगाल में अपनी सत्ता कायम करने के लिए, बंगाल में अपनी मिट्टी जमाने के लिए, बंगाल को दखल करने के लिए, और हिंसा की राजनीति हमारी पार्टियां हम लोग नहीं करते। जो बातें आप कह रहे हैं, आप जरा तस्वीरों के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं, और तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। हालांकि एक तरफ 215 सीटों के साथ टीएमसी प्रचंड जीतती हुई दिखाई दे रही है बंगाल में, लेकिन उसी के साथ आरामबाग का ये बीजेपी दफ्तर देखिए, जहां पर आगजनी किया गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के दफ्तर के भीतर। ये बीजेपी का सीधे आरोप है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी लगातार जारी है। 216 सीटों पर उसकी बढ़त लगातार कायम है। आगे पीछे ये आंकड़ा जरूर 1-2 हो रहा है, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। अनुपम मिश्रा, हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं जो अपने आप में विचलित और परेशान करती हैं। बदले की राजनीति क्या शुरू हो गई है बंगाल में? बीजेपी के दफ्तर में आरामबाग में किन लोगों ने आग लगाई और धू धू कर जलती हुई ये जो तस्वीरें, ये क्या बताती है अनुपम? अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जैसे ही जुड़ेंगे उनके पास में चलूंगी, लेकिन आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आगजनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस बात का डर पहले से ही जताया जा रहा था, वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वैसे भी राजनीतिक हिंसा का लंबा दौर इस पश्चिम बंगाल में देखा है, और हाल ही में चुनावों के दरमियान भी लगातार एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का वो लंबा दौर, जिसमें मरने मारने पर उतारू कार्यकर्ता। लेकिन ये तस्वीरें परेशान करती हैं, जहां पर विपक्षी पार्टी के दफ्तर में इस तरह से आगजनी की गई। अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये किया है तो फिर इसके पीछे का मंसूबा उनका कितना खतरनाक है। विजय जी, आप समझ रहे हैं इन तस्वीरों का मतलब क्या है? आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि बीजेपी विपक्षी पार्टी है, उसको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि बंगाल का विकास हो सके, वहां की जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन यहां पर तो बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। दर्शक देख रहे हैं तस्वीरें। चलिए मैं आपके पास विजय मिश्रा जी आऊंगी। अनुपम, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? अनुपम मिश्रा। जी बिल्कुल अंजना, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का जो हिंसक चेहरा है वो फिर वापस आ गया है, और अब तक जो हमारे पास खबर है, आरामबाग में एक तृणमूल बीजेपी का पार्टी ऑफिस जलाया गया है। इसके अलावा कूच बिहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा कूच बिहार में ही एक और जगह बीजेपी का एक पार्टी ऑफिस है, उसको वेंडलाइज किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। तो छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट कूच बिहार से एक और खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से एक जगह तृणमूल कार्यकर्ता पर बम फेंका गया है। तो जो हिंसा की कार्रवाई है, हिंसा की वारदातें हैं, जिस तरह से चुनाव हुए थे, हिंसा कम हुई थी पिछले चुनाव के दौर में, तो एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर हिंसक जो दौर चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, दशकों से, वो कम होगा, खत्म तो शायद न हो, ये उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से हिंसा और बदले की कार्रवाई शुरू होगी, ये अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत है, और इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी को ही सामने आना होगा। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण से कहीं ज्यादा ये शर्मनाक है। अगर इस तरह से जो विपक्षी पार्टी है उसके दफ्तर को निशाना बनाया जाता है और इस तरह से हमला किया जाता है। ममता बनर्जी अभी सामने आई जरूर थी, लेकिन उनकी ओर से स्पष्ट तौर पे कहा गया कि कोरोना संक्रमण से लड़ना अभी सबसे बड़ी चुनौती है और कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को क्या कंट्रोल कर पाने में दीदी नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत। बड़ा दिल दिखाना चाहिए टीएमसी को और अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर रोकना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की हिंसा कतई मंजूर नहीं होंगी। क्या देर हो रही है इस तरह का मैसेज देने में? अनुपम,
जी देखिए, 2016 के तुरंत बाद ही जब जीती थी टीएमसी, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं शुरू हुई थी। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि बदल चाहिए, बदला नहीं। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है ममता बनर्जी दोबारा वही बात कहेंगी। हालांकि ये जो देरी है, जितनी जल्दी कहेंगी उतनी जल्दी मैसेज पहुंचेगा कार्यकर्ताओं में, लोगों में, और जो हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ख़ास तौर पर उनको। इसके अलावा प्रशासन को भी खुले तौर पर छूट देनी होगी कि जो भी हिंसक कार्रवाई कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तब जाके इन सब वारदातों पर तुरंत काबू पाया जाएगा। और इसकी जो लीड है वो ममता बनर्जी को लेनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी की ओर से भी इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो बीजेपी को भी इसकी लीड लेनी होगी। जो उच्च स्तरीय नेता हैं उनको सामने आकर हिंसा की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, वारदात हैं, उनकी निंदा करनी होगी, उनको रोकने की अपील करनी होगी। और अगर लगातार ये अपीलें दोनों पार्टियों या और भी कोई पार्टी है उसकी तरफ से भी हो रहा है, लगातार होती रहेंगी, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें कमी आएगी, लोगों में मैसेज पहुंचेगा, संदेश पहुंचेगा कि हाँ, हमारा नेता आपने कहा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें सामने हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी क्या टीएमसी के लोगों पर हमला किया, आपने पहले कहा? जी बिल्कुल, कूच बिहार से भी एक खबर आ रही है और ये आरोप है टीएमसी की ओर से, आरोप है बीजेपी की ओर से भी आरोप है, लेकिन घटनाएं हुई हैं। जो कूच बिहार में 3 घटनाएं हुई हैं। 2 घटनाओं में बीजेपी के उम्मीदवार पर की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, एक पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा एक जगह बीजेपी पर आरोप है कि उसने टीएमसी कार्यकर्ता पर बम फेंका है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से आ रहे हैं और दोनों ही ओर के नेताओं को, जो ऊंचे स्तर के नेता हैं, उनको तुरंत अपील करनी होगी इसे रोकने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है अनुपम, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है आज तक के माध्यम से। ये दोनों ही पार्टियों की, चाहे वो टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं पर काबू पाए, क्योंकि जनता ने इस सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व पर अपना जनादेश दे दिया है। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये सीधे सीधे ये बता रही हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी इस वक्त शुरू हो गई है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाए, जो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनता का फैसला तो आ गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित करने वाली है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए टीएमसी को जीत दिला दी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी दफ्तर में किस तरह से तोड़फोड़ हंगामा किया गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से विजय मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, बीएल संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि आलमबाग, बिष्णुपुर, हावड़ा, बोलपुर, इन तमाम जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और तोड़फोड़ की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी के यानी कि आपके कार्यकर्ता क्या मैसेज देना चाहते हैं? चित्रा दी, हेलो, बोलिए बोलिए। चित्रा दी, आप के चैनल के माध्यम से जो मुझे यह सूचना मुझे मिली है, हमारी पार्टी अवश्य इसको संज्ञान लेगी, लेकिन इसमें ऐसा भी हुआ इसके पहले हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हो सकता है कुछ विरोधी लोग हों, भाजपा के ही लोग हों जो ऐसा किए हो, लेकिन जब हम लोग के पास ऐसी सूचना मिली है हमारी पार्टी अवश्य देखेगी, क्योंकि हम लोग हिंसा की राजनीति नहीं करते। हमारी नेत्री हमेशा सबको लेकर के, साथ लेकर के करने का, हम लोगों ने जब किसी भी प्रकल्प के माध्यम से जब प्रत्येक व्यक्ति को जब हम लोग सुविधा पहुंचाते हैं तो हम लोग जाति, धर्म और हर चीज से उठ करके काम करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वह जिसको जो है स्वास्थ्य साथी प्रकल्प हो या कन्याश्री हो या रूपोश्री हो या सबुश्री हो, इस प्रकल्प के माध्यम से जो प्रकल्प का जो बेनिफिशियरी है, जिसे बेनिफिट दिया जा रहा है, वो किस पार्टी का समर्थक है हम लोग नहीं देखते हैं। फिर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कौन लोग कर रहे हैं? बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपकी बातों से बिल्कुल तालमेल उन तस्वीरों का नहीं बैठ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले आप अपने बड़े नेताओं को कहिए कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आई, क्योंकि ये लोकतंत्र पर धब्बा है। इतना बड़ा मैंडेट मिला है आपको और आपकी पार्टी के नेता को, उनको तो तुरंत आकर बड़ा दिल दिखाते हुए मना करना चाहिए। हमारी नेत्री इसको अवश्य देखेंगी, लेकिन मुझे अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो अवश्य उनको मैंने पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेगी। आपका ये कहना है अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना संबित पात्रा से इस सवाल का जवाब मैं जरूर लेती कि आपका ये कहना है कि दरअसल ये टीएमसी के नहीं बल्कि बीजेपी के लोग खुद ही हमला करके इस तरह के आरोप लगा देते हैं। शशि शेखर जी, एक बार आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। वहां पर हिंसा की राजनीति
ये माना जा रहा था कि चुनाव खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां पर तो एक नया दौर ही शुरू हो गया है आज से। इन तस्वीरों को देखकर बहुत हैरत में इसलिए हूं कि जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि अब वो नेशनल स्तर पर भाजपा को चुनौती देगी, दीदी बनारस जाएंगी और बनारस में मोदी जी अपनी रक्षा कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो पार्टी इस तरीके का तमाशा उसके कार्यकर्ता रच रहे हैं तो जाहिर है कि ये किसी के हक हुकूक पे काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बंगाल को इस दुर्दशा से चाहे ये हिंसा करें या वो हिंसा करें, अब एक लोकप्रिय लीडर होने के नाते ममता बनर्जी को इसको बाहर निकालना है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी की शुरुआत उनको इसी क्षण से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे उन्होंने ग्रेसफुली बाहर आकर बंगाल की विजय की बातें की और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को अपनाने की अपील की, उसी तरीके से उनको इस तरीके की बदमाशियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और आप देख रही होंगी कि पुलिस ने अपना रवैया बदल लिया है सवेरे से ही। जब मौसमी सिंह पूछ रही थी पुलिस वालों से कि आपके रहते हुए ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ रही थी, तो सब मुंह छिपाकर भाग रहे थे। तो बंगाल को अब एक बार फिर से कानून के दायरे में लाना, कानून का राज स्थापित करना वहां की निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और ममता बनर्जी को इस बात को अच्छे से समझना भी होगा। हैट्रिक लगाई है उन्होंने और ये उन्हीं की जनता है। पार्टियां अलग अलग भले हो सकती हैं, लेकिन ये उन्हीं की जनता है और अगर जनता के बीच आपस में पार्टियों के नाम पर इस तरह टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी तो ये कतई ठीक नहीं है। इस पर आपकी टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी। ये जो तस्वीरें हैं वो यकीनन परेशान करने वाली हैं, ऐसे में तत्काल क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं और तत्काल ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी को तुरंत सबसे पहले तो राजनीतिक स्तर पर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहिए कि वो जाके खुद घटना स्थल पर मामले को देखें और तुरंत रोक लगाएं पार्टी के स्तर पर, और डीजीपी को बुला करके, पुलिस को बुला करके तुरंत इस घटना की जांच करानी चाहिए और जो दोषी लोग हैं इस तरह के उनको तुरंत गिरफ्तार करवाना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान, वो अभी आगे इस्तीफा देंगी, बाद में शपथ ग्रहण होगा, अलग बात है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री है वो, और ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है जो शेखर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आने का स्वप्न देख रही है या आगे देखेंगी तो ये जो छवि उनकी बनी हुई है, उनकी पार्टी की बनी हुई है। और विजय मिश्रा जी से मैं कहना चाहूंगा कि खाली टेलीविजन पे बयान दे के बात नहीं बनेगी, प्रोएक्टिव रोल में आकर के अपीलें भी करनी पड़ेंगी, अपनी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को टीम उतार के इंश्योर करना पड़ेगा इस तरह की हिंसा और प्रतिहिंसा न हो। यह जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है और पश्चिम बंगाल सरकार की है। संजय जी, अभी जश्न नहीं मनाएंगे जीत का, ममता बनर्जी ने ये बातें तो आके कह दी, लेकिन क्या वक्त आ चुका है कि तुरंत बाहर आके उनको ये भी कहना चाहिए कि हिंसा की राजनीति के लिए कोई जगह पश्चिम बंगाल में नहीं है? अपने कार्यकर्ताओं को तुरंत रोकना चाहिए अगर जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें जरा भी दम है तो। चित्रा जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो शशि शेखर जी ने कहा, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ये समय है ममता बनर्जी को घर से बाहर आना चाहिए और ये संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। जो दूसरी बात विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, उनके बड़े नेताओं को ट्विटर हैंडल का इतना इस्तेमाल कैंपेन के समय किया जाता है, क्यों नहीं इस समय ये मैसेज ट्विटर हैंडल के थ्रू दिया जा रहा है कि इस तरह के आगजनी में और इस तरह के हिंसा में शामिल ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ममता बनर्जी का बाहर आना और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना कि इस तरह की हरकतों में शामिल ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ममता बनर्जी का तुरंत बाहर आना और ये कहना, चूंकि एक प्रचंड जीत मिली है। अब तक के तृणमूल कांग्रेस के इतिहास को हम उठाकर देखेंगे तो इतनी बड़ी जीत ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं मिली थी, ना 2011 में ना 2016 में। अगर इतनी प्रचंड जीत के बावजूद वहां पर कार्यकर्ता हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो यकीनन ये तस्वीरें परेशान करने वाली होंगी। विजय मिश्रा जी, क्लोजिंग कॉमेंट में सीधे जल्दी से आपका चाहूंगी, बातचीत कीजिए अपने नेताओं को और बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी का उतना ही बड़ा दिल भी होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना होगा अब आज से आपको, और इसी वजह से ये जो हिंसा की राजनीति है इसको तुरंत स्टॉप करने की जरूरत है। चित्रा जी, शशि शेखर जी और विनोद अग्निहोत्री जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो उनके द्वारा भी, जैसे कि हमारी ममता दीदी का सेंट्रल 2024 में नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, यह बात कहना उचित नहीं है। और जहां तक आगजनी की और तोड़फोड़ की बात है, हम लोग अवश्य लेंगे। बंगाल में हमेशा शासन का राज रहा है,
बंगाल में बहन और बेटियां महफूज है। बंगाल जो है, बंगाल में हम सभी जो है, बंगाल की जनता ममता दीदी को मानती है, पसंद करती है, ममता दीदी के प्रति पूर्ण आस्था है यहाँ की जनता को, यहाँ के मतदाताओं का। इसीलिए बंगाल में किसी तरह की भी हिंसा ममता दीदी बर्दाश्त नहीं करती है, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। ये मैं सुन चुकी हूँ बहुत देर से, लेकिन उम्मीद यही कि अब कहीं और से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आए, कम से कम वो गंभीरता देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, चूंकि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, 218 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है 292 में से, और ऐसे में आपसे उम्मीद भी यही की जाती है। अब जरा अलग तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शशि जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, 218 सीटें ये क्या बताता है? क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिलेगी और कोई भी आखिर तक जीत सकता है, लेकिन ये तो वन साइडेड मुकाबला ऐसा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने वो कौन सी 3 बातों का प्रभाव छोड़ा जनता के बीच में जिसके कारण इतनी बड़ी जीत टीएमसी यहां पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और आगे की राजनीति के लिए, आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? चित्रा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो यह कि जनता डिलीवरी देखती है, तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम स्थापित किए, जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर तबके को देखा, और 2019 की बीजेपी के उभार के बाद से उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, तो ये पहली बात थी जिससे कि ममता बनर्जी को ये ऊंचाई देने की सीढ़ियां बनानी शुरू की। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने अपने एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जय श्री राम कहने पर किस तरीके से वो विफल पड़ी थी और किस तरह उन्होंने पुलिस का सहारा लिया था, लेकिन धीमे धीमे उनकी समझ में आ गया कि इस ट्रैप पे उन्हें नहीं फंसना है, और उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जो रास्ता बंगाल का था, बंगाल की बेटी का था, बंगाली प्राइड का था। बीजेपी के पास इस नारे का कोई जवाब नहीं हो सकता था, क्योंकि मोदी जी का आकर्षण अपनी जगह था, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति अपनी जगह पर थी, उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण और कैलाश विजय वर्गीय जैसे लोगों का वहां डेरा डाल लेना एक अलग बात थी, लेकिन उनके पास एक बात का जवाब नहीं था कि ममता बनर्जी की काट का उनके पास कौन सा चेहरा है जो राइटर्स बिल्डिंग पर बैठकर लोगों के हक हुकूक की बात करेगा। और यही वो पॉइंट था, एक तरफ उनके पुराने काम, दूसरी तरफ उनकी बदली हुई एटीट्यूड, और तीसरी तरफ उनका एक बंगाली चेहरा न होना उनके सामने, उनके बाद आगे उनका रास्ता हमवार करता चला गया। एक बात और, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि 8 फेज का चुनाव है और इस चुनाव को लड़ने के लिए उनके पास संसाधनों का उतना अभाव दूसरी पार्टी के मुकाबले। तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई जमीनी स्तर पर लोगों को लामबंद करने में, और वो पूरी तरह सफल रही। आखिरी बात चित्रा, उन्होंने मीर जाफर की बात कही, उन्होंने जो बीजेपी में लोग जो उनके पार्टी के चले गए थे, माना यह जा रहा था मुकुल राय रणनीतिकार थे, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग उनके सेनापति थे, तो जब वो इस तरह के लोग चले गए, और आपको दिनेश त्रिवेदी का भाषण याद होगा राज्यसभा में, उन्होंने किस अदा और अंदाज में इस्तीफा दिया। तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर मीर जाफर की याद दिलाई लोगों को बार बार। मीर जाफर वो पॉइंट है जो बंगाली अस्मिता को लगातार कुरेदता है पिछले 250 सालों से, कि अगर सिराजुद्दौला हारा नहीं होता तो बंगाल और उसके जरिए देश की दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने ऐतिहासिक अवयवों का सहारा लिया, काम किया और अपने चेहरे को पूरी तरह प्रतिष्ठापित किया, और ये साबित किया कि कोई कितना भी बोले लेकिन मेरे बराबर का कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए मुझे चुना। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, उसी तरह से ममता बनर्जी भी स्ट्रीट फाइटर रही है, जैसा कि आपने खुद भी कहा, चाहे लेफ्ट के जमाना हो उसके बाद भी। जी सर, एक बात बोलने की जरूरत चाहूंगा, टीएमसी के प्रवक्ताओं को अपनी वाणी को थोड़ा सा समझ बोलकर करना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं। अगर आप आज जीत गए हैं और अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा असर डालना चाहते हैं, तो आप इस तरह के लोगों की नेतागिरी करके हिंसक प्रदर्शन करके नहीं कर सकते, क्योंकि आज ममता बनर्जी का कद बहुत ऊंचा हो गया है। बिल्कुल, उस ऊंचाई की गरिमा लानी होगी आपको अपने अंदर।
मोदी विरोधी राजनीति का क्या 2024 के लिए फ्यूचर में चेहरा भी हो सकती हैं ममता बनर्जी। लेकिन अगर इस तरह की हिंसा जारी रहती है पश्चिम बंगाल में तो जाहिर तौर पर उसका सीधा सीधा असर भी उनकी राजनीति पर देखने को मिलेगा। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो हिंसा की राजनीति बंगाल में अब एक नए सिरे से जड़ें जमाती हुई दिखाई दे रही है इस जीत के बाद, उसको तुरंत जड़ से खत्म करना होगा ममता बनर्जी, उनकी पार्टी को इस बात को समझना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन टैली पर आप नजर डालिए, प्रचंड जीत के साथ ममता बनर्जी की पार्टी 217 सीटों पर अपनी लीड बनाए हुए है। कई सीटें इसमें से वो जीत भी चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे 74 सीटों के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है पश्चिम बंगाल में। लगातार आप देख रहे हैं आपका फैसला, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला, जबकि बंगाल गौरव का गुणगान कम कर गया ममता बनर्जी के लिए। इसी वजह से आप देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 219 सीटें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कैसे अपनी बढ़त बनाए हुए है, 72 पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट कांग्रेस का खाता भी वहां पर नहीं खुला है। और आपको ये भी बताते चले कि अब तक के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे 1977 से लेकर आज तक, तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब लेफ्ट पार्टियों ने 200 से कम सीटें पश्चिम बंगाल में हासिल की हो। उसके अलावा हर एक चुनाव में 200 से ज्यादा का ही आंकड़ा पार्टियां क्रॉस करती रही हैं, वो परिपाटी अभी भी कायम है। और ममता बनर्जी ने तो इस बार कमाल कर दिया है, 2011 और 16 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी सीटें ममता बनर्जी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, 2011 और 16 के भी मुकाबले इस बार तो प्रचंड जीत है ममता बनर्जी की। ये पिछले अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन आंकड़ों के जरिए वो दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा वो कौन सा मुद्दा रहा जो ममता बनर्जी के लिए इस तरह से काम कर गया, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी? 219 पर इतनी बड़ी बढ़त टीएमसी के लिए। देखिए चित्रा, 2011 में तो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल, ये तब रिलायंस करके चुनाव लड़ी थी, क्योंकि तब वो यूपीए का हिस्सा थी। और 2016 में अकेले लड़ी और तब उन्होंने 211 सीटें जीती थी। और इस बार वो 219-220 का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा एक मुद्दा कौन सा सबसे प्रभावी रहा ममता बनर्जी के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि दो मुद्दे जो है, दो चीजें एक साथ क्लब कर गई। पहली चीज, एक तो महिलाओं का एक मुश्त समर्थन, और दूसरा जो है बंगाली प्राइड। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे थे। बाकी चीजें ठीक है, बाकी और फैक्टर्स भी हैं। मुसलमानों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, या उनकी स्कीम्स के बारे में बात कर चुके हैं, वो तो सब एड ऑन करते हैं फैक्टर। लेकिन बंगाली प्राइड और महिलाओं का एक मुश्त समर्थन, ये दो मुद्दे ऐसे थे जो भाजपा के हिंदुत्व पर भारी पड़े। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि बंगाली प्राइड, जो बंगाल की बेटी का जो नारा दिया, हाँ, वो कहीं ना कहीं, जैसा जयंती घोषाल भी कह रहे थे, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। पश्चिम बंगाल के जिन भी हिस्सों में आप घूमते, हर जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर से पूरा का पूरा बंगाल पटा पड़ा था। और ऐसा लग रहा है कि उस पोस्टर को बंगालियों ने अपना लिया और इसी वजह से ममता बनर्जी की ये प्रचंड जीत इस वक्त हो रही है। लेकिन इसी के साथ सत्तारूढ़ दल को यह भी सोचना होगा कि पश्चिम बंगाल की ऐसी कोई भी छवि देश में नहीं जाए जो उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से टसल की स्थिति, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।